जी उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने फ्लोर दिया और मैं अपने स्पीच या अपनी इंटरजेक्शन से पहले यहां पे जरा खामोशी जनाब, थैंक यू। जनाब स्पीकर, मैं आपसे अश्योरेंस चाहता हूं कि जो मैं यहां पे स्पीच करूंगा वो ना सिर्फ हाउस के अंदर लाइव टेलीकास्ट होगी और बाहर भी। ये आपकी अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमें चाहिए होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हमने यूनानिमसली पाकिस्तान की खातिर, हमने गवर्नमेंट के साथ, रिजीम के साथ, पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान खान साहब का हुक्म हमें आया था, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा खून इस मुल्क के लिए हम लोग निछावर करने के लिए तैयार हैं। आपकी एश्योरेंस चाहिए जनाब स्पीकर कि आज जो यहां पे बात होगी वो ना सिर्फ असेंबली के अंदर क्लोज सर्किट टेलीविजन पे बल्कि नेशनल मीडिया पे ये लाइव चलेगी और यहां या आपके पीसीआर जो आपके वहां पे हैं वहां पे ये काटी नहीं जाएगी। आई वांट एन एश्योरेंस। उसके बाद मैं बात छोड़ दें जी, आज ये पेंच कर रहा हूं, मगर आप अपने स्टाफ को भेज दीजिएगा, आप अपने स्टाफ को भेज दीजिए, यहां अंदर लाइव चल रही है। कीजिएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से काफी शोर है, आवाज नहीं आई हमें। आपके दफ्तर में आपका स्टाफ आपको बता देगा कि यहां चल रही है। आप रूलिंग दे दे जनाब स्पीकर। रूलिंग दे दी। क्या रूलिंग है? चल रही है, चल रही है, चल रही है और काटी नहीं जाएगी। चल रही है, ओके। और ये काटी भी नहीं जाएगी। अगर किसी ऑनरेबल मेंबर ने ऐसी बात की जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हुई तो वो मैं कट करा दूंगा। नहीं, हम लोग जान निछावर करने के लिए तैयार है। हम लोग क्या बात करेंगे जनाब? बस ठीक है, तो फिर कोई नहीं। हाँ, ये जरूरी है, पर आपकी रूलिंग चाहिए कि काटी नहीं जाएगी, सेंसरशिप नहीं होगा। मैंने रूलिंग दे दीजिए। थैंक यू। उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, आपसे पहले स्पीकर या सादिक साहब ने ये रूलिंग दी है और अश्योरेंस दी है कि बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो मेरा इस हाउस में एक प्रिविलेज और राइट है कि मैं यहां पे इस डिबेट को शुरू कराऊं। जो रेजोल्यूशन यहां पे यूनानिमसली पास हुई है, पहलगाम अटैक जो कि हिंदुस्तान के अंदर हुआ था और जिसका नाजायज मलबा पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, उसके ऊपर। दूसरी चीज यहां पे मैं ये कहूंगा कि दूसरी चीज मैं यहां पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये भी नोट कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन साथियों की हमारी स्ट्रेंथ आप देख लें, पूरी स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान की खातिर सब के सब यहां पे ऑपोजिशन के साथी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं गवर्नमेंट के। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात शुरू करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पे आपने टोकना नहीं है, ना आपने इंटरप्ट करना है, क्योंकि इशू इतना सेंसिटिव है। आमिर डोगर साहब, सारे साथी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा काइंडली आप बैठ के कर लें। थैंक यू जी। मैं यहां पे आपसे गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर के सबसे पहले पहलगाम अटैक जो हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, 450 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर होता है। उसका पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना? हम लोगों ने, सारी कौम ने, सब ने, जहां पे वो सियाह वहां पे हलाक हुए, हम लोग हर किस्म की दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं। हम लोग इस तरह की दहशतगर्दी में पाकिस्तान कभी मुलव्वस नहीं हुआ। और उल्टा मोदी जो है, जो फाशिस्ट मोदी सरकार है, वो मलबा कहां पे डालती है? वो किसको टारगेट करती है? पाकिस्तान को। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। उसकी बुनियादी वजह क्या? आप देखें कि जो उनके सस्पेक्ट्स थे, उनके घर जाके हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मसमार कर रही हैं। आप मुझे बताएं
कोई टेररिस्ट जाके अपना घर वहां पे लेगा, बनाएगा, अपने नाम के ऊपर फर्द उसका होगा, उनका झूठ तो उधर ही साबित होता है कि जो उनके सस्पेक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान के अपने लोग हैं। पाकिस्तान का उससे क्या लेना देना? उल्टा मलबा पाकिस्तान पे। यहां पे जनाब स्पीकर मैं आपसे यह बात करता चलूं कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की परेड में जब उसने स्पीच वहां पे की, उसने मुझे जाती तौर पे और ऑपोजिशन के सारे साथियों को दुख पहुंचाया, पाकिस्तान की कौम को दुख पहुंचाया। और उसकी बुनियादी वजह क्या? यहां पे गवर्नमेंट के साइड पे, रिजीम के साइड पे इन लोगों को उस जगह का मालूम नहीं है कि उस परेड ग्राउंड में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो कैडेट्स कमीशन हासिल करते हैं, वो उस दिन का माहौल क्या होता है, फौज के साथ या पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या इनका होता, मोहब्बत होती तो वहां पे ये स्पीच कभी ना होती। शहबाज शरीफ वहां पे जो स्पीच करता है वो कहता है कि जी हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, मैंने उसी वक्त उसकी स्पीच के 4 मिनट के अंदर अंदर ट्वीट करके उस चीज को कंडेम किया। हम लोग क्यों इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो? हमारा उस इंसिडेंट के साथ, पहलगाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसकी स्पीच में यह होना चाहिए था जो ऑपोजिशन ने की कि हम लोग सोचेंगे बाद में, वार पहले करेंगे और मारेंगे। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और हमें फख्र है, एयरफोर्स को, मुसल्लह अफवाज को हुक्म किया मारे उनके जहाज को जो इनकर करता है, और वो ही हुआ। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या था? उनके 2 जहाज SU-30 और MiG-21, SU-30 कश्मीर के अंदर उनका गिरा, MiG-21 पाकिस्तान की तरफ आके गिरा, जहां पे उसका अभिनंदन अरेस्ट हुआ और उसको फिर वापस दिया गया। ये एक साफ सुथरी, एक क्लियर कट आपका रिस्पांस होता है जनाब स्पीकर। और ये चीज शहबाज शरीफ की स्पीच में मिसिंग थी कि वो घुटने टेक रहा था। मोदी एक फाशिस्ट आदमी है। मोदी एडोल्फ हिटलर का और नाटसी पार्टी की सोच में मोल्ड हुआ शख्स है। वो नरम आवाज या जुबान नहीं समझता, उसको एक सख्त और मुंह तोड़ जवाब चाहिए होता है, तब वो ठिकाने लगता है, उसकी अकल ठिकाने लगती है। हमें कभी भी अपने दुश्मन के आगे एक कमजोर आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी। मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बात भी की थी कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। यहां के हमारे साथी, हर एक शख्स जिस वक्त खुदा ना खास्ता जंग छिड़ती है, हम लोग अपनी जानें निछावर करने के लिए अपने मादरे वतन के लिए हाजिर होंगे और मौजूद होंगे। यहां के मैं नहीं कह सकता। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये बात भी कहता चलूं कि इंडस वाटर ट्रीटी मोदी सरकार ने इसको वेपनाइज किया। 19 सितंबर 1960 को ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी प्रेसिडेंट अयूब खान साहब और जवाहरलाल नेहरू साहब के दरमियान। और इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगें भी हुई हैं, कन्फ्लैग्रेशंस हुई हैं, सब कुछ हुआ, पर दिस ट्रीटी विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आज ये शख्स इसको वेपनाइज कर रहा है। यहां पे ये मैं कहता चलूं कि मुख्तलिफ इसी हाउस में मुतअद्दिद बार मैंने ये बात सुनी कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का पानी बेच दिया। तो या उन साथियों का जो यहां पे गवर्नमेंट बेंचेस पे भी, ये रिजीम के बेंचेस पे यहां पे बहुत बार मैंने आवाज सुनी है, या वो बात होती, उस पे सदाकत होती, तो आज आप अपने इस जॉइंट रेजोल्यूशन में ये क्यों कह रहे हैं कि हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करेंगे कि मोदी जो है
उसने इस ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर रहा है। लिहाजा 19 सितंबर 1961 1961 की इंडस वाटर ट्रीटी दुरुस्त थी, पाकिस्तान के फायदे में थी। और आज पाकिस्तान भैया आवाज होके मोदी को कह रहा है कि या तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। और जो लोग इस पे पहले दराड़े डाल रहे थे, झूठ कह रहे थे, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या फिर नेशन के सामने आके करना चाहिए कि जी हम लोग गलत थे। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर कि 10 मई 1940 को जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में छिड़ गई थी, और ये मिसाल क्यों जरूरी है, ये लीडरशिप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। 10 मई 1940 को जिस तरह मोदी है, मैं फिर कह रहा हूं, और जो मेरे कायद ने भी बार इसको इक्वेट किया है मोदी को हिटलर के साथ, ये उसी तसलसल की बात मैं कर रहा हूं। 10 मई 1940 को हिटलर ने यूरोप के लो कंट्रीज को इन्वेड किया। उस वक्त चेम्बरलिन था प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, और उसने उससे पहले हिटलर को अपीज करने के लिए जब वो पोलैंड गया, बरतानिया चुप। जिस वक्त वो नॉर्वे में उसने इन्वेजन की और बरतानवी फौजी वहां पे गए और फिर उनको सरेंडर करना पड़ा, बरतानिया चुप। जब लो कंट्रीज की इन्वेजन हुई बरतानिया में और वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खुली कि एक शख्स जिसने खून की होली खेलनी थी, जिसका नाम हिटलर था, उसका अभी रास्ता रोकना जरूरी है। और वो कोई कमजोर आदमी नहीं रोक सकता था। लिहाजा उसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, और चर्चिल ने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीती, क्योंकि उनको एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर चाहिए था जो कि मुकाबला कर सकता था हिटलर का, ना कि एक वीक नीड जिसकी काम पे टांग रही हो। और उस शख्स के आने से आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोर्स क्या तब्दील हुआ। वही बरतानिया की फौज जो नॉर्वे में सरेंडर कर गई थी चंद महीने पहले, उसके बाद डनकर्क से रिट्रीट हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो फेमस स्पीच चर्चिल की कि वी विल फाइट ऑन द बीचेस, वी विल फाइट ऑन द लैंड, वी विल फाइट इन द एयर, मुल्क को मुत्तहिद कर दिया उसने। आज भी जनाब स्पीकर इस कौम को जरूरत है, ये वजह मैं क्यों कह रहा हूं जनाब स्पीकर, हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं पब्लिकली कह चुका हूं, अपने हल्के में था कल, वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान क्या करेगा? हम लोग जनाब स्पीकर बात करते हैं कि आपकी टेरिटोरियल जोग्राफाई सरहदों की बुनियाद क्या होती है, आपकी नेशनल कोहेजन, कौमी हम आहंगी, दूसरी आपकी मजबूत दिफा, स्ट्रांग क्रेडिबल डिफेंस, नंबर 3 आपका एक मजबूत इकोनॉमी। एक एक करके आपके सामने मैं पेश करता हूं। हिंदुस्तान ने एक एक करके इस चीज को काफी सालों से पाकिस्तान में टेररिज्म को फरोग दिया है, वो हाथ वो खुरा सीधा हिंदुस्तान में जाता है जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान भी कर रहा है और कुछ हमारी अपनी कोताहियां भी। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और रिजीम चेंज ऑपरेशन आपका इंजीनियर हुआ, उसके साथ हुआ क्या? आपकी मईशत पे भी असर पड़ा, उससे ज्यादा आपकी नेशनल कोहेजन, कौमी हम आंगी पे फर्क पड़ा।
यहां के जो अपोजिशन के मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं बारहा बार इस ऐवान में कह रहा था कि सारों पे FIR हैं। आज सुबह हम लोग इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में, हम सारे वहां पे खड़े थे, जगह नहीं थी वहां पे तिल धरने की। क्यों? जनाब स्पीकर, यहां पे ये भी मैं बात करता चलूं कि इस वक्त बलोचिस्तान में आग लगी हुई है। बलोचिस्तान के हमारे साथियों को आप देखें, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, वहां पे साजिद खान तरीन साहब, मारंग बलोच साहिबा को जेल में डाला गया, उनके बाकी साथियों को जेल में डाला गया है। अख्तर जान मेंगल साहब इस हाउस के मेंबर हैं, उन पे साजिद खान तरीन साहब पे डायरेक्ट फायरिंग की गई। और उस दिन मैं यहां पे कौमी असेंबली में 12 मार्च को मैं बल्कि उसके बाद 7 अप्रैल को मैं उठ के ये पॉइंट आउट कर रहा था, या सादिक साहब ने मुझे टाइम नहीं दिया और हम लोगों ने वॉकआउट किया। ये वो हालात हैं। यहां पे आप देख लें, हमारे बलूचिस्तान के साथी इधर मौजूद हैं और आपके यहां पे रिजीम के इस जगह पे डेस्क पे भी बैठे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, खोराल चैलेंज, बगैर सिक्योरिटी के अपने हल्के में या बलूचिस्तान में कहीं पे भी जाके खड़ा होकर सेल्फी लेके हमें बता दें। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं अकेला जाऊंगा और वहां पे खड़ा होऊंगा। ये क्या कर सकते हैं? कोई शख्स इनका कोई जाके वहां पे खड़ा हो सकता है? और सवाल का जवाब है कि नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं कर सकते हैं। इनका एक MPA हुकूमती बेंचेस का, उसके साथ गार्ड्स, क्लैशनकॉव्स, G3s, लाइट मशीन गन्स, पूरे काफले में डालों के साथ जा रहा था। अगलों ने उसको रोका, 4 घंटे उसको वहां पे बिठाई रखा। उसके गार्ड्स बेचारे टेढ़ी बकरियों की तरह आसपास फेरे थे गाड़ियों के, डिसआर्म करके रख दिया। किधर स्टेट है, किधर स्टेट की रिट है? तकरीबन मैं तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट देता रहा हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे और हर जगह पे कि 8 जिले आपके बलोचिस्तान के नो गो एरियाज हैं। वहां पे स्टेट की कोई रेट नहीं है। दर हकीकत ये फिगर 16 जिले हैं। नाम स्पीकर, सिंध के ऊपर यहां पे 12 मार्च 2024 को हमारे ऑपोजिशन के साथियों ने सिंध के शेर का हिस्से का पानी जो चोलिस्तान में ग्रीन इनिशिएटिव्स के जरिए SIFC का जो प्रोजेक्ट है उसको ट्रांसफर करने की, उसके खिलाफ करारदाद हम लोग यहां पे लाए। मैंने जमा कराई करारदाद गैब। अयाज सादिक साहब ने यहां के कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को की। नहीं जनाब, वो तो यहां पे इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरी तकारीर देखें, उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालें। हम लोग कितने महीनों से इस चीज को उजागर कर रहे हैं। ये PMLN के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने तो पीपल्स पार्टी को कहा था कि आप किस चीज का रोना कर रहे हैं। आपने तो साइन ऑफ कर दिए आसिफ अली जरदारी ने, और वो डेट्स भी बता देता हूं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जो उनकी अथॉरिटी में काम नहीं था, एक इलीगल एक्ट की मीटिंग में उन्होंने वो करारदाद पेश कराई, वहां पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में पेश कराई कि CCI में फाइनल डिसीजन होगा, पर हम लोग ये सिंध का पानी ये चोलिस्तान के लिए और आपके इस ग्रीन इनिशिएटिव के लिए अप्रूव करते हैं। ये अगले दिन इलेक्शन हो रहा है 12 घंटे के बाद। सिंध में पानी की किल्लत है, आप सिंध की आवाम का गला काट रहे हैं। ये कहां की नेशनल कोहिजन है? और फिर 8 जुलाई 2024 को आसिफ अली जरदारी ग्रीन इनिशिएटिव्स की मीटिंग सदर हाउस में चेयर करता है और वहां पे वो उसको ओके करता है, जिसका मैंने ये PMLN के लोग भी कहते हैं कि जी आपने तो साइन ऑफ किया। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर कि आपका सिंध भी आपका, वो कहते हैं आप इनाम्स, वहां पे भी आपका खुद उस सूबे से ताल्लुक है, वहां पे ये चीज बहुत सेंसिटिव इशू है। आपका बलोचिस्तान जो है वहां पे इशू है।
आपका एक्स फाटा के इलाकों में, जनाब स्पीकर, आपका केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप फेडरेशन के जरिए वो रिसोर्सेज क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं? नेशनल कोहीजन पे हिट पड़ रही है। जनाब स्पीकर, हम लोग बात करते हैं, आपको मैंने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की एक जुमले के बारे में, नेशनल कोहीजन के बारे में बात की, आप उसके आगे आए, क्रेडिबल डिफेंस। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब जंग होती है, यहां पे मुसल्लह अफवाज में उसको कहते हैं कि ट्रिपल एज, 1A, एक अल्लाह, नंबर 2 आर्टिलरी, नंबर 3 एयरफोर्स। ये ट्रिपल एज आपकी बैटलफील्ड एनवायरनमेंट को डिटरमिन करती हैं। अल्लाह ताला की मदद के अलावा कुछ चीज नहीं, उसको जो चीज फोर्सफुली आगे करती है वो आपकी आर्टिलरी और एयरफोर्स। किसी भी जंग में आपका जो इन्फेंट्री होती है या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है, वो ग्राउंड होल्ड करती है जब आपके पास एयर डोमिनेंस हो या आपके पास आर्टिलरी की कवर हो, वरना आप टेरिटरी होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। चेयर की बात सुन लें, हमने रूल सस्पेंड किए हैं कि पाकिस्तान की यहजती के साथ आप सब उसमें बोलें। आप रेलेवेंट रहें प्लीज, रेलेवेंट रहें। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, पर आप रेलेवेंट रहें। अयूब उमर साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, हमारे जवान और अफसरान, खुदा ना खास्ता ये जंग छिड़ती है, अपनी जान का नजराना पेश कर रहे होंगे, उनको मालूम होना चाहिए कि पीछे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सब चीजें हमारी बराबर हैं। मैं उनके डिफेंस में बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे ये कहता चलूं जनाब स्पीकर कि आप तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग 15 दिनों से 17 दिनों से ज्यादा नहीं होती, पर इस वक्त ये जंग जो आने वाली है ये इतनी शॉर्ट और इतनी खौफनाक होगी। मैंने आपको न्यूक्लियर ट्रिगर्स बता दिए हैं। मैं आपको यह बताता चलूं कि आपका जनाब स्पीकर, इस वक्त जो मैं इस हाउस पे बार कह चुका हूं, आपका नवंबर 1986-87 में, जनवरी 87 में जनरल सुंदर जी था, उसने ऑपरेशन ब्रास टैक्स लॉन्च किया था और उसका यह था कि हिंदुस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को वो बना रहे थे, मुस्तकिम कर रहे थे। उसके बाद आपका कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी आई है और कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी यह भी खतरनाक चीजें बन जाती हैं इन एज अ होल। आप इसको देखें, कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी में यह है कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस और उसको यूनिफाइड बैटल ग्रुप्स में इंटीग्रेट करके उन्होंने लॉन्च करना है। हमारे पास पाकिस्तान का रिस्पांस 2010 से अज़्म 9-3 हमने किया था और ये इसी स्ट्रैटेजी के खिलाफ किया था। हमने नसर मिसाइल 60 किलोमीटर रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उस पर लग सकता है, ये इसी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी के लिए। मैं फिर बात करता हूं जनाब स्पीकर, उस पर दोहराता हूं कि जो हमारा रिस्पांस होना चाहिए था वो आया नहीं। हमारे पास एबिलिटीज न्यूक्लियर मिसाइल्स की अवेलेबल हैं, कन्वेंशनल वेपन्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। मोदी सरकार को हमें एक बात बतानी चाहिए थी कि तुमने जो स्ट्रैटेजी ऑपरेशन ब्रास टैक्स में या आपने कोल्ड स्टार्ट में इवॉल्व की है पाकिस्तान के खिलाफ, हम तुम्हें पाकिस्तान की टेरिटोरियल लिमिट, पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देंगे। हम तुम्हें निस्तो नाबूद करेंगे तुम्हारे अपने एरिया में। ये वो रिस्पॉन्स चाहिए जनाब स्पीकर। अभी आते हैं ये आपके न्यूक्लियर ट्रिगर्स के बारे में भी बात मैंने कर दी कि कौन कौन से वो न्यूक्लियर ट्रिगर हैं जो आपको ये वॉर की तरफ लेके जाते हैं। आपका जनाब स्पीकर, आपका नेवी के हवाले से आते हैं। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर ट्रिगर हमारा एक भी है कि पाकिस्तान की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC उसको कहते हैं एब्रिविएशन, वो स्टॉप करें। हिंदुस्तान के पास 3 अरिहांट क्लास के न्यूक्लियर अब्दोजे हैं
और उसका मतलब क्या कि न्यूक्लियर आबदोज सालों के लिए पानी की सतह के नीचे रह सकती है। वहां पे सिर्फ इंसान ने बाहर आके खाने के लिए कोई चीज लेनी होती है, आबदोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एक आबदोज में आपके पास शॉर्ट रेंज 650-700 किलोमीटर के तकरीबन 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और एक आबदोज में 4 लॉन्ग रेंज 4,500 किलोमीटर हिट करने वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और वो तीनों आबदोजें इस वक्त आपके अरेबियन सी में क्रूज कर रही हैं। आपका उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो भी एट हाई सीज है। यहां पे जनाब स्पीकर आपको ये बताऊं कि सबमरीन वॉरफेयर में एक चीज उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं कि आप जितनी डेप्थ में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर, दर्जा हरारत चेंज होता है और ये अरेबियन सी में तकरीबन आपका बाकी जगहों से अरेबियन सी में ये थर्मोक्लाइन ज्यादा डीप तक जाता है, तकरीबन आपका 350 फुट से लेके तकरीबन आपका ये 800 फुट तक जाता है। इसमें होता क्या है कि सोनार, जो पाकिस्तान नेवी के पास P3 ओरायन या अटलांटिक एयरक्राफ्ट हैं या सी किंग हेलीकॉप्टर हैं, उनके नीचे सोनार होता है, वो डेप्थ वो चेक करते हैं कि नीचे कोई चीज है या नहीं है। ये आपका थर्मोक्लाइन उसको इस तरह अफेक्ट करता है कि जिस तरह शीशा होता है वो वेव्स उसको टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये सबमरीन्स जनाब स्पीकर क्रूज करती हैं डेप्थ पे। ये आपका जनाब स्पीकर ये थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के। आपको मैंने बताया कि आपके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के हवाले से आज और पिछले 2 सालों में ये मनफी पे चली गई। ये कहते हैं जनाब, ये इनको क्या, ये जनाब कहते हैं जनाब स्पीकर कि हमारी ज़राअत बढ़ रही है। ज़राअत के बारे में पूछे कि किस चीज़ में डेवलपमेंट आई है तो कहते हैं जी हमारी भेड़ बकरियां ज़्यादा हो गई हैं। और भाई भेड़ बकरियों की तादाद आपने देखी है? आप कौन उसको कर रहे हैं? फिक्टिशियस फिगर्स दे रहे हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल इस साल 703 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम इस हाउस ने जो पास किया था 1400 अरब का, अभी तक सिर्फ तकरीबन 312 अरब रुपए खर्च हुआ है, यानी कि 22% भी नहीं खर्च हुआ। यह हमारी मईशत के हालात हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स, जो जंग होती है जनाब स्पीकर, ये हवा में बैठी हुई नहीं होती, इसके लिए जेब में पैसे चाहिए होते हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त या 14 अरब डॉलर के करीब है, तो उसमें आधे तो हमारे हैं ही नहीं, उनको हम लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं। कभी एक मुल्क से लिया, दूसरे मुल्क से गिरवी रख के उधर हमने लगाए हुए हैं। 7 से 8 अरब डॉलर या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, तो आपको पता है जनाब स्पीकर, जंग जिस वक्त छिड़ती है, आपका डेली खर्चा जंग में 1.5 अरब डॉलर होता है। सो लिहाजा मैं फिर रिपीट करता हूं, इस जंग में खुदा ना खास्ता ये जंग छिड़ती है तो हमें पहली जगह पे हिंदुस्तान को उसके अपने इलाके और टेरिटरी में अटैक करके नुस्त नाबूद करना पड़ेगा, उनको आगे नहीं आने देना होगा। ये हमारी लीडरशिप का फर्स्ट स्ट्राइक इसको कहते हैं। फर्स्ट स्ट्राइक हमारे पास होनी चाहिए, हम लोग रिएक्शन के लिए इंतजार ना करें। यहां पे जनाब स्पीकर, जिस वक्त कनाल्स के ऊपर, सिंध के कनाल्स का जिसका मैंने जिक्र किया, 12 मार्च 2024 को ऑपोजिशन की करारदाद आपके यहाँ पे चेंबर, आपके ऑफिस में दी जाती है, बाकायदा उसकी रिसीविंग है। मैंने लेटर लिखे, वापस आया कि जी वो बैलेटिंग में नहीं आई। ओ भाई, हमें कोई इन्फॉर्म किया गया, कहीं पे उसको लाया गया, यहाँ पे गलत बयानी हुई कि ऑपोजिशन की कोई करारदाद ही नहीं आई। ये गलत बात है। ये एक इंपॉर्टेंट चेयर पे आप बैठे हुए हैं और गलत इंफॉर्मेशन देना भी हमारा प्रिविलेज का हमारा इस्तिकाक इस हाउस का मजरू होता है। आपने खुद जमा किया अली मोहम्मद खान साहब, जो हमने साइन किया था। जनाब स्पीकर, हमारी ऑपोजिशन की स्पीचेस नहीं टेलीकास्ट होती किसी भी मेंबर की, और मैंने पहले भी मौलाना साहब ये बात की थी। जब आप भी बात करेंगे, आप भी एश्योरेंस लीजिएगा,
हमने एश्योरेंस ली थी स्पीकर से कि जो आज हम लोग बात कर रहे हैं आप टेलीकास्ट करेंगे। इतनी जुर्रत होनी चाहिए, हाजूज माजूज में भी इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो मौलाना साहब की बात, अजगज़ई साहब की बात, सारे साथियों की बातें वो दिल खोल के सुने। मेरे भाई जुनेद अकबर खान साहब की स्पीच, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, गायब हो गया। कौन सा हाजूज माजूज नाजिल हुआ रात के अंधेरे में? जनाब स्पीकर, बात आती है ब्रीफिंग के हवाले से। ये मेरे साथी बैरिस्टर गौर साहब हमारे चेयरमैन पार्टी हैं, ये बैठे हुए हैं। ब्रीफिंग की इत्तला ये आपको खुद भी बताएंगे, तकरीबन 3 बजे रात को आती है कि जी तारड़ साहब और जनाब अल्लाह भला करे DGI SPR ये ब्रीफिंग देंगे। जनाब स्पीकर, इस रिजीम का कोई एक सीनियर शख्स वहां पे आता नहीं है और मलबा किस पे डालते हैं? ऑपोजिशन पे। भाई अता तारड़ के पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन वो देगा जो हमारे पास पहले नहीं है? आप नेशनल कोहिजन के बारे में बात करते हैं। नेशनल कोहिजन हमारी क्लियर होनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करें इस टाइम पे। मुल्क की सालमियत का मतलब का सवाल है और ये रिजीम नहीं सीरियस नेशनल कोहिजन के लिए, क्योंकि ये कठपुतलियां हैं। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अपनी बात समेटते हुए मैं ये बात करूंगा कि हमारी डिमांड है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाई जाए। बहुत शुक्रिया। हम यहां पे हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं जनाब स्पीकर, खड़े रहेंगे। आपने अपने मादरे वतन के लिए अपना खून नछावर करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया।